अस्पताल की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें जहर मिला दिया है। बिना मिलावट का दूध ले ला। और पीने के पानी के लिए इसी झरने का उपयोग करते वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कल्याणपुर नामक एक सुंदर और शांत गांव है जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। इस गांव का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है एक प्राकृतिक झरना जिसमें पानी भरकर सभी गांव वाले पीते हैं। यह झरना गांव की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, जिसमें गांव वाली खेती और पीने के पानी के लिए इसी झरने का उपयोग करते और पूजनीय मानते हैं। इस झरने पर गांव की अमीर व्यापारी विजय की नजर होती है, जो इस झरने को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहता है। बस एक बार गांव वाले मेरी बात मान लें, फिर तो मैं इस झरने से लाखों रुपए कमाऊंगा। गांव वालों के विरोध के कारण, उनके इस डर के कारण कि शहर के यात्री इसे गंदा न कर दे, वह व्यापारी के इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देते। उसी गांव में जितेंद्र नामक एक ईमानदार और मेहनती किसान होता है, जिसे गांव वाले उसकी ईमानदारी के कारण उसे बहुत पसंद करती हैं। वह गांव के किसानों का भी नेता है और उनके साथ मिलकर खेती करने में मदद करता है। और राजीव, क्या हाल है? सब ठीक है ना? हाँ जितेंद्र, सब ठीक है। जितेंद्र का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त राजीव है, जो एक चालाक और लालची व्यक्ति होता है जो दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। तभी राजीव आवाज लगाते हुए बोलता है, दूध ले ला, ताजा ताजा दूध ले ला, बिना मिलावट का दूध ले ला। राजीव, 1 किलो दूध देना। हाँ भैया, ये लीजिए। राजीव, आजकल तुम्हारा दूध काफी पतला आने लग गया है, क्या बात है? गाय को खाना नहीं खिलाते क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब गाय ही ऐसे दूध देती हो तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तभी चिंटू वहाँ से निकल जाता है तो राजीव बोलता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। बस 2 वक्त का खाना ही खा पाता हूँ। इतने पैसों में मैं ऐसी जिंदगी कब तक जीऊंगा? मुझे कुछ और भी काम करना पड़ेगा जिससे कि और पैसा आ सके। राजीव विजय सेठ के अमीरी को देखकर उसे बहुत प्रभावित होता है। वह विजय सेठ जितना अमीर बनने की सोचता है। तभी वह विजय सेठ के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या? मैं बहुत मेहनत और लगन से काम करूंगा और आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगा। अभी क्या करते हो तुम? सेठ जी, अभी तो मैं दूध बेचता हूँ, पर उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। मुझे साथ में कुछ और भी काम करना है जिससे कि मेरे पास और पैसा आ सके। तभी विजय सेठ मन में सोचता है, ये आदमी ठीक रहेगा गांव वालों को मनाने के लिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें गांव पर रख लूंगा, लेकिन तुम्हें गांव वालों को मनाना होगा कि ये झरना मुझे दे दे। नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये झरना पूरे गांव वालों का है, इस पर सभी का अधिकार है। देख लो, अगर गांव वालों को मना लिया तो इसके बदले में मैं इस झरने से जो भी कमाऊंगा मैं तुम्हें उसका आधा दूंगा और तुम्हें दूध बेचने की जरूरत भी नहीं होगी। तुम महीने का लाखों रुपए कमाओगे। राजीव सोच समझकर हाँ कर देता है। ठीक है सेठ जी, मैं गांव वालों को मना लूंगा। समय बीतता गया। एक दिन राजीव को एक तरकीब सूझती है और झरने पर कब्जा करने के लिए गांव वालों को उकसाता है और उन्हें कहता है, अगर तुम सब मिलकर ये झरना विजय सेठ को दे दोगे तो जो पैसा वो इस झरने से कमाएंगे वो उसके बदले में गांव में एक अस्पताल बनवा देंगे, क्योंकि गांव में अभी तक कोई अस्पताल नहीं है। तभी वहाँ पर जितेंद्र आता है और राजीव इस सारी बात जितेंद्र को बताता है। तभी जितेंद्र कहता है, राजीव, अस्पताल की कोई जरूरत नहीं है।
ये झरने के औषधीय पानी को पीकर लोग ठीक हो जाते हैं और कोई बीमार भी नहीं पड़ता इस झरने की वजह से। और तुम ये झरना उस लालची विजय सेठ को देने की बात करते हो, इस झरने से पैसा कमाना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। सेठ जी तो गांव की भलाई के बारे में सोच रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजीव को एक तरकीब सूझती है और वह बोलता है, ये गांव वाले तो ऐसे मेरी बात नहीं मानेंगे। अब तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तभी राजीव झरने में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू कर देता है। इस जहर का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा। पानी का रंग हरा होने लगा, लोग बीमार पड़ने लगे और फसल ठीक से नहीं उग रही थी। एक दिन गांव के मुखिया जी का पत्नी झरने के पानी पीने की वजह से बीमार हो गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी से मुखिया को गांव में एक अस्पताल की जरूरत महसूस होती है। पहले तो ये जितेंद्र को सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ने लगी तो उसने सोचा, ये सब गांव वालों को क्या हो रहा है? दिन पर दिन सभी गांव वाले बीमार होते जा रहे हैं। ये सब झरने के पानी को पीने की वजह से हो रहा है। जरूर इसमें किसी की चाल है, मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी। जितेंद्र जांच करने के लिए झरने के पास चला जाता है। तभी वह देखता है कि झरने का पानी हरा हो चुका है। तभी वह कहता है, ये क्या? ये पानी तो हरा हो चुका है। जरूर किसी ने झरने में जहर मिलाया है। ये बात मुझे गांव वालों को जाकर बतानी पड़ेगी। तभी जितेंद्र गांव की तरफ निकल जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से आवाज आती है। वह झाड़ी हटाकर देखता है तो विजय सेठ और राजीव दोनों साथ में खड़े होकर बातचीत कर रहे होते हैं। सेठ जी, ये झरना अब आपका ही हो गया, क्योंकि अब गांव वाले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें जहर मिला दिया है। गांव वाले अब झरने की तरफ आएंगे भी नहीं। बहुत अच्छे राजीव, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। अब तो हम दोनों मिलकर लाखों रुपए कमाएंगे इस झरने से। ये सब बात जितेंद्र सुन लेता है। उसे ये पता चलता है कि राजीव ने जानबूझकर पानी में जहर मिलाया था, तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह बोला, राजीव, तुमने ये सही नहीं किया। अब ये सब मैं गांव वालों को बता कर रहूंगा कि तुमने पैसों के लिए इस विजय सेठ का साथ दिया, ताकि ये झरना विजय के कब्जे में आ जाए और तुम दोनों मिलकर लाखों कमा सको। तभी अगले दिन जितेंद्र को रास्ते में राजीव मिलता है। तो वह राजीव से बोलता है, राजीव, मैंने कल जंगल में विजय और तुम्हारी बात सुन ली थी। तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा तुम गांव वालों से माफी मांग लो। माफी मैं मांगूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, और मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगा। हाँ, तुम भी उस विजय की तरह लालची हो चुके हो। अब तो मैं पूरे गांव को बता कर रहूंगा कि तुम दोनों ने मिलकर झरने के पानी में जहर मिलाया है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बता दो, मैं किसी से नहीं डरता। तभी इतना कहकर जितेंद्र गांव वालों को बताने के लिए चला जाता है। तभी राजीव कहता है, ये क्या? ये तो सच में चला गया गांव वालों को बताने के लिए। अगर मेरी असलियत उनके सामने आ गई तो मैं तो जेल चला जाऊंगा। इससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि लोग जितेंद्र की बातों में ना आए। राजीव जितेंद्र के पहुंचने से पहले ही गांव वालों को अपने पक्ष में कर लेता है। उसने अपनी चालाकी से ये दिखाया कि वही गांव के लिए सबसे अच्छा काम कर रहा है और जितेंद्र को बुरा व्यक्ति साबित कर देता है। तभी जितेंद्र गांव वालों के पास जाता है। तभी गांव वाले जितेंद्र से कहते हैं, भाइयों देखो, ये आ गया। जो बीमार पड़े हैं ये सब में इसी का हाथ है। इसी की वजह से गांव में अस्पताल नहीं बना। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब में मेरा हाथ नहीं, उस राजीव और विजय का हाथ है, जिन्होंने कि उस झरने के पानी में जहर मिलाया था। लेकिन गांव वाले जितेंद्र की एक बात भी नहीं मानते हैं और वो सब वहां से चले जाते हैं। लेकिन जितेंद्र भी हार नहीं मानता है। वह सबूत जुटाने के लिए झरने की तरफ निकल जाता है और वहां से पानी का नमूने इकट्ठा कर लेता है। राजीव के धोखाधड़ी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है।
लेकिन राजीव ने जितेंद्र को हर मोड़ पर परेशानी में डालने के लिए नकारात्मक प्रचार फैलाना शुरू कर देता है। वह कहने लगा कि गांव वालों, जितेंद्र गांव की खुशहाली को नुकसान पहुंचा रहा है और उसकी जांच से गांव की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। जितेंद्र को बहुत कठिनाइयां हो रही थी क्योंकि लोग राजीव के झूठ में फंसकर उसकी बातों में आ रहे थे। तभी गांव में हर साल वाला जन्म दिवस का त्योहार आता है जिसमें लोग जल देवी की पूजा करते हैं और इस दिन गांव में एक सार्वजनिक सभा होती है। राजीव ने इस सभा का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करता है। वह सभी गांव वालों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है जितेंद्र केवल गांव के खिलाफ साजिश कर रहा है। तभी वहाँ पर जितेंद्र आता है। फिर जितेंद्र बोलता है, गांव वालों, इस राजीव ने ही पानी में जहर मिलाया था और वो बाहरी व्यापारियों के साथ मिलकर इस झरने को बेचने में लगा हुआ था। इन सब के मेरे पास पक्के सबूत हैं और इन सब में उस विजय का हाथ है जिसको हमने मना कर दिया था झरने को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए। तभी गांव वाले जितेंद्र के द्वारा लाए गए सबूत देखते हैं तो ये बात सच निकलती है कि इस झरने को राजीव और विजय बाहरी व्यापारी को बेच रहे हैं। तभी विजय वहाँ पर आ जाता है। राजीव और विजय दोनों मिलकर इन आरोपों को नकारते हैं, लेकिन जितेंद्र ने सबूत के तौर पर एक पानी के नमूने दिखाए और राजीव के व्यापारिक समझौते के पत्र और गांव वालों के गवाह पेश किए। इसके बाद राजीव के असली चेहरे का खुलासा हुआ। तभी राजीव और विजय अपनी पोल खोलने के डर से वहां से भागने की सोचते हैं, लेकिन वह वहां से भाग नहीं पाए, जिसकी वजह से उन दोनों ने कबूल कर लिया कि ये सब में हम दोनों का ही हाथ है। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने पैसों के लिए किया। ये सब विजय ने मुझे पैसे के लिए करवाया। मुझे माफ कर दो जितेंद्र भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे खिलाफ इन गांव वालों को भड़काया। गांव वालों, मुझे भी माफ कर दो। आज के बाद मैं इस झरने की तरफ देखूंगा भी नहीं। मुझे माफ कर दो। भाइयों, अब आप ही बताओ इसका क्या करना है। अरे भाइयों, देख क्या रहे हो? इन दोनों को उनकी गलती का सबक तो मिलना ही चाहिए। हम सब मिलकर गांव को राजीव जैसे धोखेबाज आदमी से बचाएंगे। तभी गांव वाले उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी गांव वाले जितेंद्र से कहते हैं, जितेंद्र, हम सबको माफ कर दो। हमने तुम्हारे खिलाफ बहुत गलत सोचा। भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्ज था। चलो, हम सबको मिलकर उस झरने की सफाई भी करनी है। आखिरकार राजीव की साजिशें खत्म हो गयी। गांव के सभी लोग मिलकर झरने की सफाई करने लगे। जितेंद्र ने गांव वालों के साथ मिलकर पानी को शुद्ध किया और अब गांव में फिर से पहले की तरह समृद्धि और खुशहाल होने लगे। जितेंद्र की ईमानदारी और साहस की सराहना की गई और उसे फिर से गांव का आदर्श नेता माना गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।